दो इकोलॉजिस्ट जिनका काम था अफ्रीका के जंगल में मौजूद जानवरों की सुरक्षा करना, देख रेख करना। यदि कोई भी जानवर किसी तरह से बीमार या चोटिल हो जाए तो उसका इलाज करें। एक दिन सुबह के वक्त उन्होंने पाया कि कुछ भैंसें अपने नियमित जगह पर नहीं हैं। उनका पता लगाने के लिए दो लोग सिंगल इंजन वाले प्लेन से निकल पड़े, लेकिन ये जैसे सामने वाली पहाड़ी के पास पहुंचे, अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस होने लगा। ये इस वक्त साउथ अफ्रीका के ज़ैम्बियन देश में थे। वक्त था सन 1987 का। They'll be flying into one of the remotest parts of Central Africa, the Luano Valley in Zambia. Inventory includes around 5% of Zambia's Miombo forest. Zambia's Lower Zambezi National Park is renowned for its biological diversity. Plane carrying ecologists over the heart of Africa suddenly goes out of control. स्टोरी की शुरुआत हुई ज़ैम्बियन देश से। ये समय है सन 1987 का, जहां ग्राहम चाइल्ड तथा क्लाइव इंग्लिश नाम के दो लोग साउथ अफ्रीका के जंगलों में इकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे। सुबह सुबह दोनों लोग लुआना वैली के पास पहुंचे। दोनों में ग्राहम सीनियर होने के साथ काफी एक्सपीरियंस भी था। वह दुनिया भर में काम कर चुका है, पर उसे साउथ अफ्रीका के मध्य में काम करना सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के जानवर तथा पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में वह बचपन से सीखता आ रहा है, क्योंकि वह ज़ैम्बियन का ही निवासी है। काम के दौरान उन्हें पता चला कुछ भैंसे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर छोटे जानवरों का बड़े जानवरों से खतरा होता है। भैंसों का पता लगाने के लिए दोनों लोग अपने बेस पर पहुंचे। वह जंगल कई मील एरिया में फैला हुआ था, इसलिए कार या पैदल चल के उस एरिया को देखना पॉसिबल नहीं था। काम को आसान बनाने के लिए इन्हें एक सिंगल इंजन वाला प्लेन जो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है इन्हें। इन दोनों के साथ प्लेन का पायलट एडम पोप भी आया था। इस बेस पर इन तीनों के अलावा पहले से एक मुंबा नाम का शख्स मौजूद था, जो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वह भी इन्हीं के साथ जाने वाला था। इस तरह ये चारों लोग प्लेन से भैंसों का पता लगाने के लिए निकल पड़े। इनका मुख्य उद्देश्य भैंसों के एक बहुत बड़े झुंड को ढूंढना था, लेकिन जब उसकी तलाश कर रहे थे तब इन्होंने लगभग 6 से 7 हाथियों को देखा, जिनकी तलाश ये पिछले दिनों से ही कर रहे थे, पर इनकी असली तलाश तो अभी जारी थी। ये हर पल नीचे की तरफ नजर गड़ाए हुए थे। काफी लंबे समय तक भैंसों की तलाश चली, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। थोड़े समय बाद ये एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पेड़ पौधे तथा जंगल झाड़ियां काफी ज्यादा मात्रा में थी, इसलिए नीचे का कुछ भी देख पाना था बहुत ही मुश्किल। ग्राहम के कहने पर पायलट प्लेन की ऊंचाई कम किया। प्लेन के नीचे जाने के बाद थोड़े समय तक चीजें नॉर्मल थी, पर अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस बढ़ने लगा। पायलट सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश किया, मगर धीरे धीरे प्लेन उनके कंट्रोल से बाहर होता गया। ऊंचाई कम करने से सामने की पहाड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी थी। एक पल के लिए पायलट को लगा शायद हम नहीं बच पाएंगे, मगर थोड़ी देर में प्लेन दोबारा से कंट्रोल में आ गया। उसकी टक्कर पहाड़ी से होने ही वाली थी, इससे पहले प्लेन को टर्न कर लिया। इसी दौरान उन्होंने देखा फ्यूल लगातार कम हो रहा है, क्योंकि प्लेन में टर्बुलेंस फ्यूल टैंक के लीक होने की वजह से हुआ था। टर्न होने के कुछ ही समय बाद टंकी का पूरा फ्यूल खाली हो गया। बिना फ्यूल के आखिर में जो प्लेन के साथ होने वाला था वही हुआ। प्लेन ऊंची पहाड़ियों के बीच पहुंचकर क्रैश हो गया। प्लेन जब क्रैश हुआ था तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी याद नहीं था। एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले ग्राहम को होश आया था। उन्होंने देखा प्लेन पलट चुका है। आसपास की सूखी घास पर आग लगी हुई है, पर इस समय उनकी किस्मत अच्छी थी, आग प्लेन तक नहीं पहुंची थी। प्लेन के बॉडी पार्ट जो टूटकर अलग हुए थे उसमें आग लगी हुई थी। होश में आने के तुरंत बाद ग्राहम उठने की कोशिश किया, मगर नहीं उठ पाया। उसे काफी तेजी से पेन महसूस हुआ, क्योंकि उसके पैर की हड्डी के साथ साथ टूट चुका था पैर भी। इसी समय उसकी नजर फ्यूल टैंक पर पड़ी, जहां उसने देखा बचा हुआ फ्यूल लगातार बाहर गिर रहा है बूंद बूंद करके। विमान टिप टिप करते हुए एक टाइमर बम की तरह था। उसी के बगल में पंख के ऊपर पायलट भी पड़ा हुआ था बेहोशी की हालत में। कुछ समय बाद जब उसे भी होश आया तो वह भी बाकी लोगों की तरह वहां से दूर जाने की कोशिश किया, पर उसकी भी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मुड़ चुकी थी। इसके बावजूद वह करीब 70 फीट प्लेन से दूर खिसकने में कामयाब हुआ, जबकि मुंबा और क्ल्यू पहले से ही प्लेन से दूर थे। मुंबा एक अकेला था जिसे सबसे कम चोटें आई थी, लेकिन वह प्लेन के पास जाने से हिचकिचा रहा था। पर जब उन लोगों की गंभीर स्थिति को देखा तो प्लेन के पास गया, जहाँ पायलट प्लेन के विंग पर लेटा पड़ा है। उसमें खिसकने की जरा भी ताकत नहीं थी। उसी के थोड़ी दूरी पर क्ल्यू भी लेटा पड़ा था। उसके सर में चोट लगने के साथ साथ उसका एक पैर भी फ्रैक्चर हो चुका था। पैर फ्रैक्चर विंग के नीचे आने से हुआ था, यानी बिना पंख को हटाए वह बाहर नहीं निकल सकता था। मदद के लिए दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई पड़ा। इस तरह इनके पास एक ही रास्ता था, ये रेडियो का इस्तेमाल करके अपने बेस लक्साको से संपर्क करें, लेकिन रेडियो को ऑन करने से डर रहे थे। ऐसे में अगर जरा भी चिंगारी निकली तो पूरा प्लेन आग में झुलस जाएगा। ऐसे में किसी का भी जिंदा बच पाना मुश्किल होगा। ये जानते हुए भी खतरे को नजरअंदाज करके रेडियो के स्विच को ऑन किए, बेस से मदद मांगने की कोशिश किए, मेडे मेडे कहकर कई बार आवाज लगाई, लेकिन इसका भी कोई हल नहीं निकला, क्योंकि रेडियो खराब हो चुका था। जख्मी साथी पीने के लिए पानी मांग रहे थे।
इन्हें उम्मीद था कि ये जल्द ही वापस लौट जाएंगे, इसलिए इन्होंने खाने पीने का कोई भी सामान नहीं लाया था। पानी की तलाश में मुम्बो को जंगल में जाने को कहा, पर वह जंगल में जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये जंगली जानवरों का घर है। यहाँ कौन से जानवर होंगे, कब उन्हें अपना शिकार बना लेंगे, इसी का डर उसे जाने नहीं दिया। दोपहर होते होते तापमान इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इन्हें प्यास बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसे न चाहकर भी जंगल की तरफ जाना पड़ा। जाते वक्त हर एक कदम फूक फूक कर चल रहा था। प्लेन से जब करीब 100 फीट दूर पहुंचा तो उसे किसी जानवर के होने का एहसास हुआ, पर असल में वहाँ कोई जानवर था ही नहीं। उसे कुछ ही दूरी पर पानी का स्रोत मिला, जहाँ से पानी लेकर वापस प्लेन के पास पहुंचा। शाम होते ही जैसे सूरज ढलने लगा, दिन की गर्मी भी खत्म होने लगी। तापमान दिन की अपेक्षा नीचे गिरने लगा। ग्राहम के कटे हुए पैर पर छोटी मोटी चींटियां आकर बैठने लगी। उसे दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि उसकी पलकें बंद होने लगी। वह बेहोश होने लगा था, लेकिन मुम्बा उसे सोने से मना करने लगा। वह चाहता था कि ये जागते रहें। रात को तापमान बिल्कुल नीचे गिर गया। ठंड लगने लगी तो आग जलाई गई। आग जलाने के थोड़ी देर बाद अफ्रीकी वाइल्ड डॉग का काफी बड़ा झुंड उनके करीब आ गया। आग को देखकर वे उनके करीब तो नहीं गए, मगर दूर से आवाज लगाने लगे। वाइल्ड डॉग ज्यादा डेंजरस तो नहीं होते हैं, लेकिन जब ये झुंड में होते हैं तो जंगल के राजा को भी नहीं बख्शते। उन्हें अपने करीब देखकर सभी लोगों की सांसें थम गई थी। ऐसे में अगर उन पर अटैक कर दिए तो 100% कंफर्म था उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। पर आग एक ऐसी चीज थी जो उन्हें अब तक बचा कर रखी थी। कुत्ते पास आने से डर रहे थे। मुम्बा उन लोगों की मदद तो करना चाहता था यहाँ से निकलने में, लेकिन ये अपने बेस तथा इंसानी बस्ती से इतना दूर आ चुके थे जहाँ पैदल पहुँचने में घंटों लगने वाले थे, यहाँ तक कि एक पूरा दिन भी। बीच रास्ते में इन्हें किन जानवरों का सामना करना पड़ेगा, इसका खतरा अलग से था। पूरी रात प्लेन के पास ही आग जलाकर बैठे रहे, ना खुद सोया ना अपने बाकी साथियों को सोने दिया। रात के वक्त पायलट यहाँ से मदद लाने के बारे में सोच रहा था। मुम्बा से कहने लगा, सुबह तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि एक वही सही सलामत था जो यहाँ से मदद ला सकता है। रात तो बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह होने पर मुम्बा मदद लाने के लिए उन्हें प्लेन के पास ही छोड़कर वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि रात के वक्त पायलट के काफी कहने पर वह तैयार हो गया था मदद लाने के लिए। मगर जाने से पहले उनके लिए पानी लाने के लिए दोबारा गया, क्योंकि उससे भी पता नहीं था वह कब तक यहाँ तक रेस्क्यू टीम लाएगा। ऐसे में अगर उसने देरी की तो जख्मी हालत में बिना पानी के सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसके पास ब्लैक कलर का एक छोटा सा संदूक था, जिसमें पानी भरकर उनके पास रख दिया। आखिरी बार अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। उन तीनों का जीवन मुम्बा के हाथों में था। अगर वह यहाँ से निकलने में कामयाब हुआ तो वह खुद के साथ बाकी लोगों का जीवन भी बचा पाएगा। जाने से पहले एडम उन्हें पश्चिम की तरफ जाने को कहा। उनका कहना था, अगर तुम इस डायरेक्शन में जाते रहे तो तुम्हें जल्द ही एक गाँव मिलेगा। अगर उसके कहे अनुसार चीजें सही हुई तो वह कुछ ही घंटों में मदद लेकर पहुँच जाएगा। मुम्बा जंगली जानवरों से बचता हुआ बताए हुए डायरेक्शन में चलता रहा। उसके निकले हुए करीब 5 घंटे बीत चुके थे, पर वह अभी तक ना ही गांव तक पहुंचा, ना ही मदद लेकर वापस आया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त पानी जो देकर गया था, अब वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उन्हें डिहाइड्रेशन होने लगा। जब उनका पूरा पानी खत्म हो गया तो क्लिव खुद खिसक कर पानी लाने के लिए उसी तरफ जाने लगा जहाँ से मुम्बा पानी लेकर आया था। रीढ़ की हड्डी में चोट आने के बावजूद वो पानी के स्रोत तक पहुँच गया। पानी खुद पीने के साथ अपने साथियों के लिए भी लाया। करीब 6 घंटे बाद उन्हें डाउट होने लगा, कहीं मुम्बा गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला गया, क्योंकि अब तक उसे मदद लेकर वापस आ जाना चाहिए था। असल में ऐसा मुम्बा के साथ हुआ ही था। रास्ता भटक चुका था वह। क्लिव अब और ज्यादा समय तक इंतजार नहीं किया। मदद की आस में लकड़ी के सहारे सामने की ऊंची वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जब बिल्कुल आखिरी छोर पर पहुंचा तो उसने देखा वहां से एक भी गांव या इंसानी बस्ती दिखाई नहीं पड़ रही थी। यानी यहाँ से इंसानों का नामो निशान नहीं था। जैसा कि आज दूसरा दिन था, शाम भी होने वाली थी, यानी यह दूसरा दिन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें उम्मीद था अगर मुम्बा गांव तक पहुंचा भी नहीं तो भी हमारे गायब होने की खबर लोगों को मिल जाएगी। वे हमें ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। वे यहाँ आकर उन्हें देख सकें, इसलिए उसके पास एक सिल्वर की पन्नी थी, जिसे वह पहाड़ी की चोटी पर फैला दिया, ताकि दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी पड़े तो उसके रिफ्लेक्शन से रेस्क्यू टीम को उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाए। मगर शाम हो गई, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ ही समय बाद सूरज भी ढल गया। दूसरी रात तीनों लोग प्लेन क्रैश पॉइंट पर फंसे रहे। ग्राहम के पैर में समय के साथ इन्फेक्शन बढ़ने लगा। दूसरी रात पहले वाली रात की तरह नहीं थी। आज उन्हें कोई भी जानवर आसपास नहीं दिखाई पड़ा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि आज उन्होंने आग नहीं जलाई हुई थी। दूसरी मुसीबत की रात भी खत्म हो गई। तीसरे दिन की शुरुआत हुई। सुबह के वक्त यह करीब 10 बजे तक रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार किए, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो क्लिव खुद वहाँ से जाने का फैसला किया। वह चलने के कंडीशन में तो नहीं था, पर जिंदा बचने के लिए उसे यहाँ से निकलना बहुत ही जरूरी था। क्लिव के चले जाने से अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। ये वही लोग थे जिन्हें सबसे ज्यादा चोटें आई थी। जब से प्लेन क्रैश हुआ था तब से वे लोग जमीन पर पड़े थे।
वे एक बार भी खड़े नहीं हो पाए। कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे आसपास कोई हेलीकॉप्टर हो। आवाज तो बहुत ही कम सुनाई पड़ रही थी, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन कुछ समय पहले जो उसे आवाजें सुनाई पड़ रही थी वह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि सच था। वहाँ पर एक रेस्क्यू टीम की हेलीकॉप्टर आ चुकी थी। जब रेस्क्यू टीम और करीब पहुंची तो ग्राहम को रेस्क्यू टीम की एक झलक देखने को मिली। प्यास से गला सूख चुका था, चिल्लाकर आवाज भी नहीं लगा सकता। हेलीकॉप्टर उसके आसपास के एरिया में काफी समय तक चक्कर लगाया, सब कुछ होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहा था, पर कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। मगर दूसरी रात क्ल्यू ने सामने की पहाड़ी पर जो सिल्वर की पन्नी बिछाई हुई थी, ऐसा करने पर रेस्क्यू टीम का काम आसान हो गया। सन का रिफ्लेक्शन दूर से ही हेलीकॉप्टर के पायलट को दिखाई पड़ा। पायलट हेलीकॉप्टर को करीब ले गया, जहाँ से क्रैश हुआ प्लेन साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। प्लेन के सारे पार्ट टूटकर बिखरे पड़े थे, लेकिन उसे किसी भी बंदे की हलचल देखने को नहीं मिली। इस नज़ारे को देखकर उन्हें लगा शायद से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। हेलीकॉप्टर जब और नीचे आए तो उन्होंने देखा विंग पर एक बंदा लेटा पड़ा है, जो जिंदा भी है या नहीं इसका भी पता नहीं था उन्हें। नीचे आने के बाद इन्होंने देखा वो अभी भी जीवित है, जो हाथ से इशारा कर रहा है उनकी तरफ। उन दोनों तक तो रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी, उन दोनों को बचा भी लिया गया। लेकिन 2 दिन पहले जो उसका साथी मुंबई निकला था मदद के लिए, वो अभी तक नहीं पहुंचा था। उनके पहुंचने के 1 दिन बाद पहुंचा एक गाँव में, पर यह वह गाँव नहीं था जहाँ पर उसे जाना था। मगर आगे चलकर किसी बीमारी की वजह से मुंबई की डेथ हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बचाव से पूरी तरह अनजान क्लाइव झाड़ियों में अकेला रात बिताया था। दूसरे दिन उसे भी ढूंढ लिया गया था। इलाज के बाद वह भी ठीक हो गया, लेकिन प्लेन के पायलट तथा ग्राहम को करीब 5 साल लग गए थे रिकवर होने में। यहाँ प्लेन क्रैश के बाद लोगों की जानें बच गई थी, मगर इस हादसे के 2 साल पहले जापान की फ्लाइट जिसमें पूरे 524 लोग सवार थे, अचानक से प्लेन का पिछला हिस्सा टूट गया, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।